हेलो बच्चों, आप लोग कैसे हैं। चलिए आज के टॉपिक पे चलते हैं। उत्तर प्रदेश बोर्ड परीक्षा महत्वपूर्ण प्रश्न हिंदी व्याकरण कक्षा 10 की। हम लोग इससे पहले क्लास चलाए थे संज्ञा की और सर्वनाम विशेषण। अब आज है क्रिया का। लेसन नंबर 3 से जो है पद परिचय से विकारी एवं अविकारी शब्द में जो हम लोग विकारी शब्द के टॉपिक पढ़े थे, क्रिया, टॉपिक पढ़े थे हम लोग संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण। अब अगला टॉपिक है क्रिया। विकारी शब्द का लास्ट टॉपिक है। क्रिया शब्द होते क्या हैं, बनते कैसे हैं, ठीक, इसके कितने भेद होते हैं, चलिए जानते हैं क्रिया के बारे में। क्रिया वह शब्द जो है, वह शब्द जिससे जिससे किसी कार्य के करने या होने का बोध हो। वह शब्द जिससे किसी कार्य को करने या होने का बोध हो, या होने का बोध हो। क्रिया शब्द क्या है, वह शब्द जिससे किसी कार्य को या करने को या होने का बोध हो, वो क्या कहलाते हैं, क्रिया शब्द कहलाते हैं। क्रिया क्रिया पद के क्रियापद में मूल क्या होते हैं, मूल धातु होते हैं। क्रिया के पद में मूल क्या होते हैं, धातु होते हैं। और धातु में हम लोग क्या करते हैं, प्रत्यय को जोड़कर क्या करते हैं, क्रिया शब्द रूप बनाते हैं। ठीक, धातु में प्रत्यय जोड़कर क्रिया शब्द रूप बनाते हैं। वह शब्द जिससे किसी कार्य को करने या होने का बोध होता है, ठीक, क्या कहलाते हैं, क्रिया कहलाते हैं। क्रिया के पद क्रिया के पद में मूल धातु है। क्रिया के पद में मूल क्या है, धातु है। और धातु में प्रत्यय जोड़कर हम क्या करते हैं, क्रिया शब्द रूप बनाते हैं या क्रिया शब्द स्वरूप बनाते हैं। जैसे धातु में क्या है, आप लोग को बता दें। पढ़, लिख, खा, जा। पढ़, लिख, खा, जा आदि क्या है, आदि धातु है। पढ़, लिख, खा, जा, ये क्या है, आदि धातु है। और इसको जब हम लोग क्रिया का रूप बनाते हैं या क्रिया का रूप बनाते हैं, क्या करते हैं, धातु में प्रत्यय जोड़कर क्रिया शब्द बनाते हैं। ठीक, क्रिया शब्द रूप बनाते हैं। जैसे धातु में हम लोग, धातु है, इसमें ना प्रत्यय जोड़ने पर पढ़ना, लिखना, खाना, जाना आदि धातु शब्द क्रिया बनते हैं। आदि धातु शब्द आदि शब्द क्रिया
क्रिया रूप बनते हैं। क्या करते हैं हम? जिसमें कार्य करने या होने का बोध हो उसे क्या कहते हैं? हम लोग क्रिया कहते हैं। क्रिया के पद में मूल धातु है और धातु में प्रत्यय जोड़कर हम क्या करते हैं? जो शब्द रूप बनाते हैं, पढ़ लिख खा जा आदि क्या है? धातुएं हैं। और इसमें हम लोग ना प्रत्यय जोड़ने पर पढ़ना लिखना खाना जाना आदि क्रिया क्रिया रूप या शब्द क्रिया रूप बनते हैं। ठीक, हम लोग बताए थे प्रत्यय और उपसर्ग आप लोगों को। प्रत्यय और उपसर्ग, प्रत्यय क्या होता है बेटा और उपसर्ग क्या होता है? उपसर्ग की क्लासेस पहले ही चले हैं हम लोगों के चैनल पे। सबसे पहले क्लासेस हिंदी व्याकरण में जो है उपसर्ग ही चले हैं। उपसर्ग क्या होता है, प्रत्यय क्या होता है, फिर से एक बार जान लो। उपसर्ग मूल शब्द के पहले लगता है। उपसर्ग क्या होता है? मूल शब्द के पहले लगता है और प्रत्यय मूल शब्द के बाद में लगता है। ठीक, क्या होता है? उपसर्ग जो है मूल शब्द के पहले लगता है और प्रत्यय जो है मूल शब्द के बाद में लगता है। इसीलिए इसमें लिखे थे ना, प्रत्यय जोड़कर क्रिया शब्द बनाते हैं। जिसे पढ़ लिख खा आज क्या है? धातुएं हैं, मूल धातुएं हैं। उसमें क्या हम किए? न प्रत्यय को जोड़कर लिखना पढ़ना खाना जो है आज शब्द बनते हैं। ये क्या है? क्रिया कहलाते हैं। चलिए जानते हैं धातु कितने प्रकार के होते हैं। धातु धातु मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। धातु मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। धातु मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। जैसे कौन कौन से? पहला सकर्मक और दूसरा अकर्मक। पहला सकर्मक और दूसरा अकर्मक। चलिए पढ़ते हैं। सकर्मक जो है, सकर्मक की तरफ सकर्मक शब्द क्या है और अकर्मक शब्द क्या है? सकर्मक शब्द होते हैं बेटा जिसमें क्या होता है? क्रिया का जो फल होता है कर्म पे ना पढ़कर, कर्ता पे ना पढ़कर कर्म पर पड़े। क्या होता है? सकर्मक। वह वह शब्द जिसमें क्रिया का फल जो है कर्ता पर न पड़ के कर्ता कर्ता पर न पड़े, न पढ़कर कर्म पर पड़े। कर्म पर पड़े क्या कहलाता है? सकर्मक क्रिया कहलाता। सकर्मक क्रिया क्या था? वह शब्द जिसमें क्रिया का फल कर्ता पर न पड़कर क्या करता है? कर्म पर पड़ता है। क्या कहलाता है? सकर्मक क्रिया कहलाती है। धातु में बताया था धातु मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, सकर्मक और अकर्मक। सकर्मक क्रिया में क्या है? वह शब्द जिसमें क्रिया का फल कर्ता पर न पड़े। क्या करता है? जो उसका फल जो है सीधे कर्म पर पड़े, सकर्मक क्रिया कहलाता है। पहचान के लिए मैं आपको बता दूं, पहचानेंगे कैसे ये सकर्मक क्रिया है कि अकर्मक क्रिया है। पहचान के लिए हम क्या करते हैं? क्या किसे और किसको
क्या, किसे और किसको प्रश्नवाचक शब्द से उत्तर प्राप्त करके। कैसे पहचान करेंगे? जब हम उससे क्या, किसे, किसको प्रश्नवाचक शब्द से उत्तर प्राप्त करेंगे पहचान के लिए। इन शब्द से हम क्या करेंगे, उसका जब हम प्रश्न पूछेंगे प्रश्नवाचक चिन्ह शब्द से, तो क्या होता है, उसका उत्तर अगर प्राप्त होता है या प्राप्त उत्तर मिलता है या कोई उत्तर प्राप्त होता है तो क्या होता है, वह वो सकर्मक क्रिया है। अगर प्रश्न को पूछने पे उत्तर न प्राप्त हो, क्या होता है, अकर्मक क्रिया कहलाती है। जैसे माता चावल पकाती है। जैसे क्या है, माता चावल पकाती है। माता क्या है इसमें, माता तो सब जान रहे करता है, ठीक। चावल का पकना, चावल पकाती है ना, चावल का पकना, चावल का पकना क्या है, चावल का पकना क्या है, फल है। चावल का पकना क्या है, फल है। और पकाती क्या है, चावल। पकना का आश्रय, पकना का आश्रय चावल है। चावल का पकना फल है और पकना का आश्रय चावल है, यानी कि जो चावल, चावल है क्या है, वो कर्म है। चावल जो है कर्म है। तो इसमें क्या हुआ, माता चावल पकाती है, पकना माता कर्ता हो गई, चावल का पकना फल हो गया, और पकना का आश्रय है चावल से है, इसलिए कर्म हो गया। ठीक, चलते हैं। हमने कहा था पहचान के लिए प्रश्नवाचक शब्द है उससे उत्तर प्राप्त करते हैं। जैसे क्या पकता है, क्या पकता है, भाई सबको मालूम है क्या पक रहा है, चावल पकता है। चावल क्या पकता है या क्या पक रहा है, ठीक। चावल क्या क्या पक रहा है, क्या है, चावल पक रहा है। क्या पकाती है, किसे पकाती है, किसे पकाते, किसे पका, सॉरी, किसे पका रहे हैं, इसको, चावल को। किसको पका रहे हैं, किसको पका रहे हैं, क्या है, चावल को। क्या पका रहे हैं, चावल को। किसे पका रहे हैं, चावल को। किसको पका रहे हैं, चावल को। इसमें क्या हुआ, हम जो है तीनों शब्द से, जो है प्रश्नवाचक शब्द से क्या किए, उत्तर को प्राप्त किए, और तीनों से हमको उत्तर मिला। अगर यही उत्तर हमको न मिलता तो ये जो है क्या होता, ये चावल क्या होता, चावल हमारा सकर्मक क्रिया है। भाई क्लियर हो गया, जो चावल है हमारा कर्म है वो सकर्मक क्रिया है, ठीक। अगर आंसर न मिलता तो हमारा क्या होता, अकर्मक क्रिया होता। चलिए आगे टॉपिक पे चलते हैं, अकर्मक क्रिया की तरफ। अब अकर्मक क्रिया क्या है, इसके बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे। एक तो सकर्मक हो गया, जिसमें क्या था, जिसमें क्रिया का फल जो है कर्ता पर न पड़कर कहां पड़ता है, कर्म पर पड़ता है। और इसी का विपरीत, इसी का विपरीत, सेम इसी का विपरीत क्या है, अकर्मक क्रिया है। अकर्मक क्रिया जिसमें क्रिया का जो फल होता है वो क्या है, सीधे कर्म पर पड़ता है, ठीक। इसी का विपरीत है, वो कर्ता पर पड़ता है, सॉरी, तो जो कर्म पर पड़ता है क्रिया का फल, वो क्या है,
वो सकर्मक है, और अकर्मक का बात कर रहे हैं, इसका विपरीत है, वो कर्म पे न पढ़ के सीधे कर्ता पे पड़ता है। ठीक, अकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया जिसमें या जिस शब्द में क्रिया का फल, जिस शब्द में क्रिया का फल सीधे कर्ता पर पड़े। सकर्मक अकर्मक क्रिया क्या है? जिस शब्द में क्रिया का फल सीधे कर्ता पर पड़े, क्या है? अकर्मक क्रिया कहलाता है। जैसे मैंने अभी पिछले में बताया था, सकर्मक में जिस शब्द में क्रिया का फल कर्ता पर न पड़ के सीधे कर्म पर पड़े, क्या है? वो सकर्मक क्रिया है। और इसका सीधा विपरीत है, जिसमें सीधा जो है, जो फल का प्रभाव है उस पर किस पे पड़े? सीधे कर्ता पर पड़े। जो क्रिया का फल है वो सीधे कर्ता पर पड़े, क्या कहलाता है? अकर्मक क्रिया कहलाता है। इसकी पहचान में सेम उसी का विपरीत है। पहचान में जो प्रश्नवाचक शब्द क्या, किसे और किसको, क्या, किसे और किसको शब्द लगाकर उत्तर नहीं मिलता। पहचान है क्या, किसे, किसको शब्द, सॉरी यहां छूट गया, प्रश्नवाचक शब्द लगाकर उत्तर नहीं मिलता। अकर्मक क्रिया में क्या है? जिस शब्द में क्रिया का फल सीधे कर्ता पर पड़े, और पहचान के लिए क्या, किसे, किसको प्रश्नवाचक शब्द लगाकर उत्तर नहीं मिलता है, ये क्या होता है? अकर्मक क्रिया कहलाते हैं। जैसे प्रूफ करें, श्याम सोता है। अगर हम इसमें पूछ लें किसे सोता है, किसे सोता है, किसको सोता है, किसको सोता है, और क्या सोता है। ठीक, मैंने कहा था क्या, किसे, किसको प्रश्नवाचक शब्द लगाकर उत्तर नहीं मिलता है, वो क्या होता है? अकर्मक क्रिया होता है। अगर यह प्रश्नवाचक शब्द लगा के हमको अगर उत्तर की प्राप्ति होती है तो क्या है? वो सकर्मक क्रिया है। जैसे मैंने श्याम सोता है, ये अकर्मक क्रिया का एक उदाहरण है। और उसमें था माता चावल पकाती है, तो उसमें क्या पकाती है? चावल पकाती है। किसे पकाती है? चावल को पकाती है। किसको पकाती है? चावल को पकाती है। उसमें आंसर मिलता था। इसमें देखते हैं किसे सोता है, कोई आंसर नहीं। किसको सोता है, कोई आंसर नहीं। और क्या सोता है, कोई आंसर नहीं। यानी कि इसका भी उत्तर नहीं, ठीक, इसका भी उत्तर नहीं, उसका भी उत्तर नहीं, और तीसरे भी शब्द का उत्तर नहीं मिल सकता। इसलिए क्या है? ये अकर्मक क्रियाएं होती हैं। एकदम इजी है बेटा। क्रिया जिस शब्द से किसी कार्य को करने का, क्रिया यानी कि कार्य करने का क्या हो, बोध हो, या कार्य कर या होने का बोध हो, उसे क्या कहते हैं? क्रिया कहते हैं। क्रिया के मूल क्रिया के जो पद है उसमें क्या है? मूल धातुएं होती है। और धातु में हम लोग क्या करते हैं? क्रिया पद बनता कैसे? धातुओं में हम लोग क्या करते हैं? प्रत्ययों को जोड़कर क्रिया शब्द स्वरूप बनाते हैं। और धातु कितनी होती है? 2 होती है। पहला सकर्मक और दूसरा अकर्मक। मैंने सकर्मक की बात की थी। सकर्मक में क्या होता था? जिस शब्द में क्रिया का फल सीधे कर्ता पे न पड़कर कर्म पे पड़े, वो क्या कहलाते थे? सकर्मक कहलाते थे। और अकर्मक क्रिया में जिस शब्द में क्रिया का फल सीधे कर्ता पर पड़े,
कर्म की, और इस पद में, इस अकर्मक में कर्म की जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक, इसमें कर्म पद की जरूरत नहीं पड़ती है। और पहचान के लिए मैंने बताया था, क्या किसे किसको प्रश्नवाचक शब्द लगाकर उत्तर अगर मिल जाता है तो क्या कहलाता है, वो सकर्मक क्रिया कहलाता है। अगर उत्तर नहीं मिलता है तो अकर्मक क्रिया कहलाता है। मैंने उदाहरण दिया था, माता खाना पकाती है, तो अगर तीनों प्रश्नवाचक चिन्ह लगाएंगे, शब्द लगाकर अगर प्रश्न पूछेंगे तो उसका उत्तर जरूर मिलेगा। मैंने कहा था, क्या पकाती है, चावल पकाती है। किसे पकाती है, चावल को पकाती है। किसको पकाती है, चावल को पकाती है। और ये अकर्मक क्रिया का उदाहरण है। ठीक, श्याम सोता है, तो अगर मैंने पूछा किसे सोता है, क्यों, किसको सोता है और क्या सोता है, तो इसका तीनों का कोई आंसर नहीं मिल सकता। इसलिए ए जो वाक्य है, ये क्या है, अकर्मक क्रिया है। और जो मैंने पहले वाक्य उदाहरण दिया था, माता चावल पकाती है, वो सकर्मक क्रिया है। ठीक, इसके बाद चलते हैं आगे। आगे जो है, अब व्युत्पन्न के आधार पर जो धातुएं होती है कितनी होती है, व्युत्पन्न के आधार पर धातुएं कितनी होती है, तो मुख्यतः धातु थी जो है दो होते थे, सकर्मक और अकर्मक। चलिए व्युत्पन्न के आधार पर जानते हैं। व्युत्पन्न के आधार पर भी दो धातुएं होती है। व्युत्पन्न के आधार पर धातुएं दो होती हैं। व्युत्पन्न के आधार पर धातु क्रिया क्या होते हैं, दो। पहला मौलिक और दूसरा यौगिक। ठीक, पहला मौलिक और दूसरा यौगिक। ठीक, अब चलते हैं रचना के आधार पर। रचना के आधार पर चार होते हैं, जो आपके बुक में दिए हैं हाई स्कूल के, उसी के आधार पर क्वेश्चन भी पूछे जाएंगे। ये तो जानकारी के लिए बता दिया था कि जो है रचना के आधार पर चार होते हैं। पहला ऋणार्थक क्रिया, दूसरा यौगिक क्रिया, तीसरा संयुक्त क्रिया, और चौथा नामधातु क्रिया। ये चार आपके बुक में दिए हैं। चलते हैं जो है ऋणार्थक क्रिया। ऋणार्थक क्रिया व्युत्पन्न के आधार पर मैंने दो बताया था, मौलिक या मूल धातु और या यौगिक धातु। मैं रचना के आधार पर बात किया हूं, चार होते हैं। हाँ, जो आपकी बुक में है चार है। रचना के आधार पर ऋणार्थक थे, यौगिक थे और संयुक्त है और नामधातु क्रिया है। उसमें पहला ऋणार्थक क्रिया है। ऋणार्थक क्रिया क्या है, वह क्रिया जिसमें व्यक्ति अपना कार्य न करके, अपना कार्य खुद न करके अपना कार्य खुद न करके दूसरे से करवाता है, दूसरे से करवाता, क्या होता है, ऋणार्थक क्रिया कहलाता है। ऋणार्थक क्रिया कहलाता है। क्या है, जब उस क्रिया में जब व्यक्ति अपना कार्य स्वयं न करके खुद या कार्य
खुद न करके दूसरे से करवाता है या दूसरे को प्रेरित करता है करने के लिए, क्या होता है? प्रेरणार्थक क्रिया कहलाता है। प्रेरणार्थक क्रिया में क्या है? व्यक्ति अपना कार्य स्वयं न करके दूसरों को प्रेरित करता है, क्या कहलाता है? प्रेरणार्थक क्रिया कहलाता है। जैसे शिक्षक अपनी कक्षा में दूसरे से छात्र से पढ़वाता है। क्या हुआ? इस क्रिया में क्या होता है? व्यक्ति अपना कार्य स्वयं न करके दूसरे से करवाता है, उसे प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। मैंने उदाहरण दिया था, शिक्षक अपनी कक्षा में छात्र से पढ़वाता है। इसमें अर्थ बिल्कुल क्लियर हो गया बेटा कि जो है शिक्षक अपना कार्य स्वयं न करके अपनी कक्षा को खुद न पढ़ा के छात्र से पढ़वा रहा है, इसलिए इसमें क्या है? प्रेरणार्थक क्रिया है कि शिक्षक अपनी कक्षा में छात्र से पढ़वाता है, यानी कि क्या है? जो है अपना कार्य छात्र से करवा रहा है। भाई छात्र का कार्य होता है पढ़ना, छात्र का कार्य होता है पढ़ना, और शिक्षक का कार्य होता है पढ़ाना। ठीक? लेकिन शिक्षक क्या किया? इसमें अपनी कक्षा में क्या है? छात्र से पढ़वा रहा है। तो इस तरह से जहां निकलेगा अर्थ कि जो है अपना कार्य खुद न करके दूसरे से करवा रहा है, और पूछा जाए कौन सी क्रिया है, तो अगर इस तरह से शब्द आता है उसका अर्थ निकलता है कि अपना कार्य कोई न करके दूसरे से अपेक्षा किया है, प्रेरित कर रहा है, तो उसमें क्या है? प्रेरणार्थक क्रिया कहलाते हैं। चलिए चलते हैं अगली क्रिया की तरफ, यौगिक क्रिया। यौगिक क्रिया ये तो हो गया प्रेरणार्थक क्रिया। यौगिक क्रिया के बारे में चलते बेटा, जानते हैं यौगिक क्रिया क्या होती है? वह क्रिया जिसमें दो या दो से अधिक धातु एवं शब्दों के समूह से जो बनते हैं शब्द, उसे क्या कहते हैं? यौगिक क्रिया कहते हैं। वह क्रिया जो दो से अधिक धातु और शब्दों के, दो या दो से अधिक धातु और शब्दों के संयोग से बने। क्या कहलाता है? बने यौगिक क्रिया कहलाता है। यौगिक क्रिया कहलाता। चलो बेटा इसके बारे में जानते हैं क्या है? वह क्रिया जो दो या दो से अधिक धातुओं और शब्दों के संयोग से बनता है या मेल से बनता है, संयोग एवं मेल से बनता है, क्या कहलाता है? यौगिक क्रिया कहलाता है। जैसे हंसना शब्द है, हंसाना हो जाएगा। पढ़ना, पढ़ाना। क्या था? धातुओं और शब्दों के सहयोग से जो बनता है वो क्रियाएं क्या कहलाती हैं? यौगिक क्रिया कहलाती है। चलिए संयुक्त क्रिया के बारे में बात करते हैं। ये तो हो गया प्रेरणार्थक क्रिया और यौगिक क्रिया। तीसरा क्रिया संयुक्त क्रिया। ऐसे शब्द जो दो या दो से अधिक सिर्फ मात्र धातुओं से मिलकर बने हो, दो या दो से अधिक धातु से मिलकर बने हो, धातु से मिलकर बने हो।
संयुक्त क्रिया क्या है? यौगिक क्रिया में क्या था? दो या दो से अधिक धातुओं एवं शब्दों के संयोग से बनता था। यह जो है सिर्फ दो या दो से अधिक धातु से मिलकर बने हैं, क्या कहलाते हैं? संयुक्त क्रिया कहलाते हैं। चलिए अगला क्रिया क्या है? नाम धातु क्रिया। नाम धातु क्रिया वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है नाम धातु क्रिया। ये क्रिया कैसे बनती है? पहले में था व्यक्ति अपना कार्य स्वयं न करके दूसरे से करवाता था। उसके बाद यौगिक में था दो या दो से अधिक धातु एवं शब्दों के समूह से बनता था। तो तीसरा था दो या दो से अधिक धातुओं से ओनली बनता था। नाम धातु क्रिया क्या है? संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण में प्रत्यय जोड़कर जो शब्द बनते हैं, जो शब्द बनते हैं क्या कहलाते हैं? नाम धातु क्रिया कहलाते हैं। नाम धातु क्रिया कहलाते हैं। क्या है? ऐसी क्रिया जो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण में प्रत्यय जोड़कर शब्द बनते हैं, क्या कहलाते हैं? नाम धातु क्रिया कहलाते हैं। जैसे हम संज्ञा शब्द को अगर जोड़ते हैं, लालच, अगर न प्रत्यय जोड़ते हैं तो ललचाना। सर्वनाम शब्द जोड़ते हैं, अपना, अपनाना। और अगर विशेषण शब्द जोड़ते हैं, गरम, गरमाना। संज्ञा शब्द में जोड़ते हैं ललचाना, अपना शब्द में अपनाना। सर्वनाम है ये संज्ञा है और ये विशेषण है ये गरमाना। ठीक, ये क्या होते हैं? ऐसे शब्द जो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण में प्रत्यय जोड़कर बनते हैं। प्रत्यय हम अभी पहले ही बताए हैं, कंफ्यूज मत होइएगा। उपसर्ग मूल शब्द के पहले लगता है और मूल शब्द के बाद जो लगे वो क्या है? वो क्या है? वो प्रत्यय है, न प्रत्यय। ठीक, जो पहले लगे वो उपसर्ग होता है, जो बाद में लगे वो प्रत्यय होता है। ये हो गए हमारी रचना के आधार पर जो क्रियाएं थी जो हमारे बुक में दिए थे कक्षा 10 के। ठीक, इससे बाहर जो पद परिचय का विकारी एवं अविकारी चैप्टर है, उसमें विकारी पद में इससे ज्यादा कुछ नहीं आने वाला है। ठीक, जो है आप अगर क्लास को डेली पढ़ रहे हैं, चाहे आपकी उपसर्ग की क्लासेज हो, चाहे उपसर्ग की चली हो, चाहे तद्भव तत्सम की चली हो, तत्सम शब्द की, तत्सम एवं तद्भव की, ठीक, चाहे समास की क्लासेस चली हो, ठीक, और चाहे पद परिचय या वाक्य पद परिचय या वाक्य परिचय में विकारी एवं अविकारी शब्द। जो अभी तो विकारी शब्द चला है, अविकारी का जो है, जो तमाम क्या होता है अविकारी शब्द में? अविकारी शब्द में जो शब्द होता है उस किसी जैसे लिंग के या वचन के आधार पर परिवर्तन नहीं होता उसके अर्थ में। अविकारी शब्द आगे आएगा। अभी कल की क्लासेस जो है अविकारी शब्द प्लस इससे रिलेटेड क्वेश्चन, कल तो जो क्लासेस चलेंगी वो अविकारी शब्द की रहेंगी, और प्लस विकारी और अविकारी शब्द में जितने भी टॉपिक में जितने आपके बुक में आए हैं उनका भी जो है हल कराया जाएगा प्रैक्टिस, और जो आने की संभावना है और जो पिछले कई वर्षों से पूछे गए हैं उनको भी जो है जानकारी कल के क्लासेस में मिलेंगी। ठीक, अभी तक इतने जो क्लासेस चली हैं और जितना पढ़ाया गया है उसमें से एक भी टॉपिक जो है उसके बाहर से नहीं आना है। 100% जो है, जो आप लोग क्लास अटेंड किए हैं, जो डेली क्लासेस अटेंड कर रहे हैं, जिस दिन आप जो है यूपी बोर्ड का एग्जाम 18 फरवरी को है, आप लोग जब एग्जाम देकर आएंगे आप लोग ही कहेंगे कमेंट में, सर
आपने जितना पढ़ाया था उससे जो एक भी एक्स्ट्रा नहीं आया है जो है। और अभी तो क्लासेस चलेंगी, कल के टॉपिक में अभिकारी शब्द है प्लस इससे रिलेटेड क्वेश्चन है, उसके बाद रस है, अलंकार है, जो है आगे की क्लासेस हैं। ठीक, आज की क्लासेस यहीं तक है, कल मिलते हैं अभिकारी शब्द के साथ। ठीक, धन्यवाद।